है आपका सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिक्री के हवाले से। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो क्या है कि यहाँ पर आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री में क्या फर्क होता है। जजमेंट क्या चीज है? एक तफसीली फैसला होता है किसी भी अदालत का कि विच इज फॉलोड बाय द डिक्री। फॉलोड बाय द डिक्री का क्या मतलब है कि हर जजमेंट के आखिर पर एक डिक्री शीट लगाई जाती है और उसमें डिक्री। और जजमेंट में क्या होता है कि जो मुकदमा जहां से स्टार्ट हुआ, आपने प्लेट फाइल की, प्लेट के अंदर आपको जो मेन जो पॉइंट थे वो सारे के सारे उसने लिखे, यानी कि आपका जो प्रेयर क्लास है उसके पॉइंट्स लिखे कि ये क्या चीज प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो उसका वर्जन था डिफेंडेंट का वो लिखा, उसके ऊपर जो इशू फ्रेम किए वो लिखे गए, और इशू फ्रेम करने के बाद उसके ऊपर जो उसने कॉल किया विटनेसेस PW1 2 3 जितने भी थे, और फिर DW1 2 3 जितने भी थे, और फिर उसके बाद हर इशू को उसने इंडिपेंडेंटली एड्रेस किया, ये जज कर रहा है। और ये सारा कुछ क्या है? ये पार्ट ऑफ द जजमेंट है। इट मींस दैट जजमेंट is the detailed decision of the court which gives the reason of the decree। जो आपका डिक्री का रीजन बताता है, और आखिर पे डिक्री आती है कि जो पीछे हालात में बयान करके आ रहा हूँ, इन हालात की रोशनी में मैं ये फलां शख्स के हक में ये डिक्री पास कर रहा हूँ। तो वो 33 के मुताबिक ये सारा कुछ कर देता है। तो अगर इसमें पंजाब अमेंडमेंट को देख लें, द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड shall pronounce judgment maximum within 15 days on the such judgment as a decree shall follow simultaneously। तो यहाँ पर अभी एक मजीद है कि जब केस सुन लिया तो 15 दिन के अंदर अंदर वो जजमेंट सुनाएगा, और जजमेंट के बाद में क्या आएगी? डेफिनेटली डिक्री आएगी, और उस डिक्री से पता चलेगा। और जजमेंट इज नॉट अपीलेबल, जजमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। जो एग्जीक्यूटेबल है, जो अपीलेबल है, इट इज द डिक्री विच इज एग्जीक्यूटेबल एज वेल एज अपीलेबल। जजमेंट तो एक आपका तफसीली एक पूरे ग्राउंड्स दिए गए कि आखिर क्या क्या कैसे कैसे, जिस चीज को आप चैलेंज करते हैं वो क्या होता है? वो आपका डिक्री होता है, जिसको आप आगे जाकर चैलेंज करते हैं। 34 कहते हैं इंटरेस्ट वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी द कोर्ट में इन द डिक्री। अभी एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी अदालत डिक्री पास करती है मनी सूट के हवाले से, फॉर एग्जांपल मैंने 2010 में एक मुकदमा लगाया था और उसमें मैंने 10 लाख रुपए क्लेम किया था, और आज मेरे हक में फैसला हुआ है 10 साल के बाद। तो अदालत क्या करेगी? वो उस मनी सूट के हवाले से इन 10 साल के लिए एक इंटरेस्ट लगा देगी कि यार ये पैसे तो डी वैल्यू हो गया, जो उससे पहले 2010 में जो पैसे की वैल्यू थी वो और थी, और अब जो पैसे की वैल्यू है वो कोई और है। तो लिहाजा वो कहेगा 7%, 8%, 10% इंटरेस्ट रेट, कि ये तुमने उस 10 लाख के हिसाब से पे करना है, तो 10 लाख पर अगर वो 7%, 8%, 10% लगता जाएगा, तो अब तक टोटल वो जो अमाउंट है वो इंक्रीज होकर वो दिया जाएगा। इन द सेम वे कोर्ट ये भी कर सकता है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस कि भाई इतना इंटरेस्ट रेट तुमने पे करना है, अगर तुम आगे इसमें अपील में चले जाते हो या कोई और काम होता है, तो ये राइट ऑफ द कोर्ट है, उसकी जुरिस्डिक्शन है कि वो क्या कर सकता है कि वो किसी भी मामले में कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट फिक्स कर सकता है मनी सूट्स के अंदर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक ड्यूज वगैरह, मतलब ये है कि मैं अदालत में किसी बिल के हवाले से या कोई भी ऐसी पेमेंट है, पब्लिक पेमेंट है, पब्लिक टैक्स है, कोई भी ऐसा है, उसके हवाले से कोई मुकदमा लगाता हूँ, तो अब अदालत कहती है कि भाई देख लो मुकदमा तो तुम्हारा चलता रहेगा, लेकिन अगर इसमें होगा ये कि अगर ये तुमने पेमेंट ना की और बाद में तुम मुकदमा हार गए, तुम ये पेमेंट करोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट के साथ वो उसको क्या किया जाएगा? वो उसको ऑर्डर किया जाएगा पब्लिक ड्यूज अदा करने के लिए। इसी तरीके से बैंकिंग कंपनी का भी है, ये सारा इंटरेस्ट के हवाले से दिया गया। और कास्ट 35, कास्ट ये है कि अगर आप कभी कोई जिंदगी में एक आध डिग्री शीट पढ़ ले, तो डिग्री शीट में क्या होता है? ऊपर अमाउंट ऑफ द डिग्री होता है और नीचे कोई अगर कास्ट इफ अवार्डेड बाय द कोर्ट, तो साथ लिखा होता है कि जनाब इसके ऊपर इतनी कोर्ट। अब वो कोर्ट फीस कौन पे करेगा? डिफेंडेंट पे करेगा, प्लेंटिफ पे करेगा, दोनों पे करेगा। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। एट द एंड ऑफ द जजमेंट कोर्ट ऑर्डर शीट के अंदर क्या करता है? वो चीज लिख देता है कि हु इज गोइंग टू पे द कॉस्ट ऑफ दैट सूट। और जब हम स्पेशली कास्ट क्लेम करते हैं, उसमें कोई डैमेजेस वगैरह का जो मुकदमा लगाते हैं, उसमें हम डैमेजेस के अंदर वकील की फीस वगैरह एक्स वाई जेड वो भी सब कुछ क्लेम कर सकते हैं। कास्ट के बाद आपका क्या आ गया जनाब? कास्ट के बाद ये अमेंडमेंट्स आप लोग खुद पढ़ लेना, क्योंकि अगर हम अमेंडमेंट्स तक जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इस चीज को कवर अप कर सकें। फिर आगे हमारे पास आ जाएगा जनाब कास्ट के बाद, और ये सारी चीजें यही है कि स्पेशल कास्ट क्या है, जनरल कास्ट क्या है। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। एग्जीक्यूशन, व्हाट इज मेंट बाय द एग्जीक्यूशन? अमल दरामद। यहाँ पर एक चीज आप क्लियर करें कि डिक्रियां होती हैं दो किस्म के, सूट दो किस्म के होते हैं। और जो पहली काइंड है किसी भी सूट की, वो कौन सी होती है? पहली काइंड आपके होते हैं डेक्लेरेटरी सूट, और दूसरा आपको होता है एग्जीक्यूटरी सूट। सिविल मुकदमे दो किस्म के होते हैं, डेक्लेरेटरी और एग्जीक्यूटरी। अब फर्क क्या है डेक्लेरेटरी और एग्जीक्यूटरी का? ये मोबाइल है मेरा, और ये मेरा मोबाइल इस वक्त किसके पास है? ये मेरे पास है। मोबाइल भी मेरा और मेरे पास है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं जनाब ये मोबाइल आपका नहीं, ये मोबाइल मेरा है,
तो अब इस सूरत में मुझे कौन सा मुकदमा लगाना चाहिए? जब मेरी चीज मेरे पास होगी तो मैं कौन सा मुकदमा लगाऊंगा? डेक्लेरेटरी। तो डेक्लेरेटरी सूट पे एग्जीक्यूशन नहीं होती। उसकी पहली शर्त यही है कि अगर आपको एग्जीक्यूशन चाहिए, यू कैन नॉट फाइल अ डेक्लेरेटरी सूट। डेक्लेरेटरी होता है महज ऐलान करवाना कि हुजूर मेरी चीज है, मेरे पास है। और जब कोई लीगल कैरेक्टर आपके पास होता है, कोई और शख्स उसको डिनाई कर रहा होता है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? आप उसके लिए डेक्लेरेटरी सूट फाइल कर देते हैं, जिसमें सिर्फ होता है कि जनाब ये मेरी चीज है, मेरे पास है, डिक्लेयर किया जाए ये मेरा घर है, मेरे कब्जे में है, कोई बंदा मुझे तंग कर रहा है, तो मैं इस पे कौन सा सूट लगाऊंगा? डेक्लेरेटरी सूट लगाऊंगा कि जनाब अदालत इसको डिक्लेयर करे, चाहे लेकर जल्दी से। तो मैं उसमें क्या करूंगा? उसको मैं अदालत से डिक्लेयर करवाऊंगा। बट एग्जीक्यूटरी सूट क्या होता है कि जब ये मेरा मोबाइल है और मैं कहता हूँ कि है ये मेरा, लेकिन ये फतेह के पास है। अगर ये मेरा मोबाइल फतेह के पास है तो मुझे एग्जीक्यूटरी सूट लगाना पड़ेगा, जो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप ये होगा कि पहले स्टेप के अंदर मैं ये साबित करूंगा कि ये मेरा मोबाइल है, और सेकंड स्टेप के अंदर मैं एग्जीक्यूशन लगाऊंगा कि जनाब इस पर अब अमल दरामद करवाएं कि ये चीज इस बंदे से लेकर मुझे दी जाए। ये आपका हो जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो अब हम ये पढ़ना चाहते हैं कि जब आपकी फेवर में कोई जजमेंट आ गया, कोई ऑर्डर आ गया, कोई डिक्री आ गया, अदालत का फैसला आपके हक में आ गया, तो अब उस अदालत के फैसले को किस तरीके के साथ आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके के साथ आप अपनी फेवर में ला सकते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद करवा सकते हैं कि जो चीज अदालत ने आपके हक में जिसके बारे में फैसला किया है, किस तरीके से आप उस चीज के ऊपर अमल दरामद करवाते हो, वो क्या कर सकते हैं, वो चीज आप उससे अदालत से ले सकते हैं। इट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली हम ये करते हैं कि जब हमारे हक में डिक्री आती है तो हम 30 डेज जो टाइम होता है अपील का, वो वेट करते हैं कि अगर अपोजिट पार्टी अपील कर ले और अपील के अंदर वो वहां पर स्टे ले ले, आपका जो डिक्री है उसको, उसके एग्जीक्यूशन को स्टे करवा दे, तो फिर एग्जीक्यूशन का प्रोसेस अनटिल जो डिक्री है वहां तक रुक जाता है। अगर ऐसा नहीं होता कि अपोजिट पार्टी या तो डिक्री फाइल नहीं करती, और अगर वो डिक्री फाइल कर भी देती है, अपोजिट पार्टी सॉरी अपील फाइल कर भी देती है और उसको जो है एग्जीक्यूशन स्टॉपेज का या एग्जीक्यूशन का स्टे ऑर्डर नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं? आप लगा देते हैं जनाब, एग्जीक्यूशन लगा देते हैं। एप्लीकेशन टू द ऑर्डर्स, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल सो फार एज दे आर एप्लीकेबल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। मतलब जो चीज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए है वही एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के लिए अलग प्रोसीजर नहीं है। डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री। अभी एग्जीक्यूशन की जनरल बातें मैं आपको बता दें तो एग्जीक्यूशन कहां से होगी? एग्जीक्यूशन उस अदालत से होती है विच पास्ड द डिक्री। पहली बात, मतलब सिविल जज लाहौर ने डिक्री पास की है तो द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कोर्ट इज सिविल जज लाहौर। लेकिन जो आपका जजमेंट लेटर है वो कहाँ पे रहता है? जजमेंट लेटर आपका रहता है किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस सूरत में क्या है कि एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर करवा लिया जाएगा फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट टू द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स। तो वहां पर जब उसको ट्रांसफर कराया जाएगा तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि वहां पर आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो जाएगा। और उसमें एक चीज होती है यहाँ पर क्लियर कर ले, एक होता है प्रीसेप्ट। अक्सर लोग मिक्सअप करते हैं प्रीसेप्ट को और एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री को। ये अलग अलग चीजें हैं। प्रीसेप्ट अलग चीज है और जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है वो आपकी एक अलग चीज है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। कैसे पे बात कर रहे हैं? अब मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, खैरियत थी? अ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद मुझे कॉल कर ले काइंडली। अच्छा जनाब, तो आपको मैं बता रहा था प्रीसेप्ट और एग्जीक्यूशन के ट्रांसफर होने का फर्क है। एग्जीक्यूशन का प्रोसेस ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि आप जो एक डिग्री जिस कोर्ट ने पास की है ना, पास कर चुका है, और आप उधर से एग्जीक्यूशन के लिए वो पूरा प्रोसेस वहां से उठाते हैं और उठाकर किसी और अदालत में लेकर चले। अब यहाँ पर टाइम लग सकता है। डिग्री पास होने के बाद और एग्जीक्यूशन ट्रांसफर होने के दरमियान हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। और इस दौरान जब तक वो डिग्री ट्रांसफर होगी, हो सकता है कि वो बंदा वहां से अपनी प्रॉपर्टी बेचे और उसके बाद डिग्री ट्रांसफर करवाने का फायदा ही नहीं रहे। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम एग्जीक्यूटिव कोर्ट, जहां से एग्जीक्यूशन वो आपका जो डिग्री जिस कोर्ट ने पास की है और एग्जीक्यूशन को आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, हम उधर फौरन दरखास्त देते हैं, एक प्रीसेप्ट जारी करवाते हैं। और प्रीसेप्ट किसके नाम पर होता है? उस अदालत के नाम पर होता है कि भाई ये फलां बंदा है, इसकी ये प्रॉपर्टी आपके इलाके में मौजूद है,
आप इस प्रॉपर्टी को ऊपर उसके ऊपर स्टे कर दो, ये किसी और को बेच ना सके, क्योंकि इसके खिलाफ एक मुकदमा जो कि ऑलमोस्ट अपनी स्टेज तक पहुंच चुका है, ये डिक्री पास हो चुकी है और उसका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस बस ऑलमोस्ट आपके पास आने वाला है, ये यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। या अगर इस शख्स ने यहाँ पर डिक्री सेटिस्फाइड नहीं की, तो उस सूरत में इसकी अपर जो हमारे पास अल्टरनेट रेमेडी है वो फला प्रॉपर्टी को हमने बिकवा देना है। तो इस मकसद के लिए प्रीसेप्ट, तो प्रीसेप्ट क्या चीज है? प्रीसेप्ट एक ऐसा लेटर है, एक ऐसा आपका प्रोसेस है which is issued by the court which has passed the decree to a particular court, कि जहां पर वो फॉर टेम्परेरी 60 डेज के लिए होता है, कि फॉर टेम्परेरी क्या किया जाता है, वहां पर वो भेज दिया जाता है कि यार ये बंदा, इसके ऊपर एग्जीक्यूशन पेंडिंग हो चुकी है, इससे अगर ये यहाँ पर अपने पैसे पूरे अदा नहीं करता तो इसकी फलां प्रॉपर्टी है जो उसके बाद आ जाएगी, एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आ जाएगी, तो आप इसको स्टे दे दे, वो आपका आ जाता है, प्रीसिप्ट आ जाता है। उसके बाद कोर्ट विच डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड, मैंने आपको बताया बेहतरीन वही जिसने पास किया वहां से एग्जीक्यूट होगी, बट कोई और भी कोर्ट जहां पर डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस, डिफेंडेंट की जमीन है, तो वहां पर भी डिक्री आपकी एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है। ट्रांसफर ऑफ द डिक्री, वही सेम चीज आपको मैंने बता दी है कि ट्रांसफर क्या हो जाएगा, द कोर्ट विच पास डिग्री ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर सेंड इट फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट। तो जो डिक्री होल्डर है वो उस पासिंग डिक्री कोर्ट को देकर दरखास्त कि जी मेरी ये जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है ये फलां कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो अदालत सुनने के बाद उसको ट्रांसफर कर देगी। ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन अनदर प्रोविंस, अगर अनदर प्रोविंस है वेयर अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन इन अनदर प्रोविंस, इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन फोर्स ऑफ दैट प्रोविंस। अगर लाहौर वाले बंदे ने सिंध के अंदर कोई एग्जीक्यूशन करवानी है, तो जो सिंध का प्रोसेस है वो अप्लाई होगा, लाहौर वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। तो जिस प्रोविंस में डिक्री भेजी जाती है किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए, उस प्रोविंस का प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। Result of the execution proceeding to be certified, the court to which a decree is sent for execution shall certify the court which passes it in fact of such execution। तो जब लाहौर की अदालत ने मुल्तान की अदालत को डिग्री भेज दी एग्जीक्यूशन के लिए और वो एग्जीक्यूशन हो जाती है, तो एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या होगा, फिर वो चीज वापस भेजी जाएगी कि भाई साहब हमने आपकी डिग्री एग्जीक्यूट करवा दी है और ये मामला खत्म हो गया। उसके बाद पावर्स ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिग्री, जब कोई कोर्ट ट्रांसफर उसको डिग्री हो कराई एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी पावर क्या होगी, वो सेम पावर एक्सरसाइज करेगा। कौन माइक म्यूट कर ले काइंडली, किसका माइक अनम्यूट है, माइक अपने म्यूट कर ले। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चीज होगा कि वो सेम पावर एक्सरसाइज करेगा एज द कोर्ट एक्सरसाइजेज व्हिच पास द डिग्री, कोई भी इसमें खास फर्क नहीं होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास बाय अ ब्रिटिश कोर्ट इन प्लेसेस टू व्हिच दिस पार्ट डज नॉट एक्सटेंड इन फॉरेन टेरिटरी, तो अगर फॉरेन टेरिटरी के हवाले से कोई डिग्री वगैरह है तो वो ब्रिटिश कोर्ट का जो प्रोसेस था, ब्रिटिश कोर्ट तो अगर कोई डिग्री पास करते हैं, एनी डिग्री पास बाय अ सिविल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन एनी area in Pakistan to which the provisions relating to execution do not extend may, if it cannot be executed within the jurisdiction of the court by which it was passed, be executed in manner herein provided within the jurisdiction of any court in Pakistan। अगर वो गिलगित बल्तिस्तान या किसी ऐसे इलाके की तरफ आपकी डिग्री चली जाती है कि जहाँ पर ये सीपीसी का प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होता, तो कोई भी प्रोसेस वहां पर एप्लीकेबल करवाया जा सकता है। 44 इसमें से निकल चुका है। 44A एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास बाय कोर्ट इन द यूनाइटेड किंगडम एंड अदर, वो उसका तरीकाकार बताया गया कि फिर ये तरीकाकार आप फॉलो कर सकते हैं, वैसे एप्लीकेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। 45 ये आपका ओमिट हो चुका है। 46 प्रीसेप्ट्स के मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। प्रीसेप्ट क्या है, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर the court which passes the decree may whenever it thinks fit issue a precept to any other court which would be competent to execute such decree to attach any property belonging to the judgment holder and specified in the precept, कि जिसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ले इससे पहले कि बंदा प्रॉपर्टी बेचे। क्यों? The court to which a precept is sent shall proceed to attach the property in the manner prescribed in regard to the attachment of the property in execution of the decree, provided that no attachment under precept shall continue for more than 2 months। मैक्सिमम ये अटैचमेंट है 60 डेज के लिए। मतलब ये एक अल्टरनेट रेमेडी है उस बंदे से एग्जीक्यूशन करवाने के लिए कि कहीं वो अपनी जमीन को बेच ना दे, तो एक अल्टरनेट रेमेडी के तौर पर आप ये कर सकते हैं। और आगे आ जाता है जनाब 47 क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग, मतलब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जीक्यूशन में अगर आ जाते हैं कि एग्जीक्यूशन किससे करवानी है, वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अगर कोई इंस्टॉलमेंट की हद तक या कोई ऐसा वैसा थोड़ा बहुत सेटलमेंट होता है, तो उस सूरत में कोई अलग से मुकदमा नहीं लगाया जाएगा। जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है वो जो क्वेश्चन अराइज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, वो उसका जवाब क्या है, वो उसका जवाब दे सकता है, ये उसका इख्तियार है, तो वो कोई भी ऐसा जवाब जो है वो दे सकता है। और एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टेन केसेस where an application to execute a decree not being a decree granted and injunction has been made, no order for the execution of the same decree shall be made upon any fresh application presented after the expiration of the 6 years। 6 साल का टाइम, अगर 6 साल में आप अपनी डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करवाते
तो इस सूरत में आप डिक्री फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, ये एक लिमिटेशन आपके ऊपर लग जाएगा। उसके बाद क्या है जनाब, उसके बाद आपका आ जाता है ट्रांसफरी आ जाता है कि एवरी ट्रांसफरी of a decree shall hold the same subject to the equities if any which the judgment debtor might have enforced against the original decree holder। तो अब क्या होगा जनाब, जो ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री होगा shall hold the same subject to the equities if which the judgment debtor might have enforced against the original decree holder। तो अगर कोई आप डिक्री किसी को ट्रांसफर कर देते हैं तो जो ट्रांसफरी होगा जिसके नाम पर डिक्री ट्रांसफर की जाएगी उसके राइट्स लायबिलिटीज वही होंगे जो कि जिस बंदे ने ट्रांसफर किया है उसकी थी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेयर अ जजमेंट डेटर डाइज बिफोर द डिक्री हैज बीन फुली सेटिस्फाइड। अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव सीपीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 उसकी डेफिनेशन पढ़े तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। तो यहाँ पर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है कि अगर कोई शख्स, कोई ऐसा बंदा जो जजमेंट डेटर था वो मर जाता है तो मुर्दा शख्स की प्रॉपर्टी को जो लुक आफ्टर करता है वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है आपका उसके वही सेम उसके ऊपर लाइबिलिटीज होगी जो आपके जजमेंट डेटर के ऊपर थी। अब यहाँ तक मुझे बताया, अगर 50 सेक्शन तक कोई ऐसे क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो भी नेक्स्ट क्लास जब आएगी सर सेक्शन 48 में सर जब डिक्री सर एग्जीक्यूशन पार हो जाएगी तो कोई दूसरी रेमेडी है सर? नहीं, जब उसमें ये होता है अगर आपने पहली एप्लीकेशन दी थी और एप्लीकेशन के बाद अगर आप की वो एप्लीकेशन किसी वजह से पेंडिंग में चली गई, कोई और इशू हो तो फिर आपका टाइम एक्सटेंड हो जाता है। अदरवाइज जब आपको कोई शख्स डिग्री ले ली और 6 साल तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाता तो वो जो आपकी डिग्री है वो नल एंड वाइड हो जाएगी और उसके बाद वो रेस्ट जुडिकाटा भी बन जाएगा। आप दोबारा उस केस को लाकर फ्रेश काज ऑफ एक्शन के ऊपर नहीं ला सकते। हाँ, अगर आपने एप्लीकेशन दी होती है तो उसमें आपका टाइम का जो है वो बढ़ जाता है थोड़ा बहुत। अगर आपने तो 3-4 साल या 5 साल या 6 साल ये है कि टू प्रिक्योर द कोर्ट फ्रॉम ऑल्टरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री अपॉन एन एप्लीकेशन presented after the expiration of the set term 6 year where the judgment debtor has by fraud or force prevented the execution of the decree within the 6 years immediately before। तो उसमें ये कि आप फिर कोई फ्रॉड की पुलिस नहीं लेकर आ जाएंगे कि जनाब इस शख्स ने जानबूझकर, यार ये मोहसिन साहब आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है, मैंने 2 बार ऑफ किया फिर ऑन कर लेते उसको। तो उसमें क्या चीज है, उसमें ये है कि जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो सर्टेन केसेस में बार्ड है रहेगी। हाँ, अगर कोई फ्रॉड आप ले आता है कि जनाब ये जो जजमेंट डेटर है उसने फ्रॉड के जरिए से मुझे प्रिक्लूड किया था, मुझे जजमेंट वो उसकी एग्जीक्यूशन एक्चुअली नहीं करवाने दी थी, इस सूरत में कोर्ट, क्योंकि फ्रॉड है तो फ्रॉड में आपका टाइम स्टॉप हो जाता है, तो ये प्ली आपके पास एक रेमेडी मौजूद है। अदरवाइज कोई एक डेफिनेट रेमेडी इस मामले में आपके पास मौजूद नहीं है। ओके सर। सर ये जो इंटरेस्ट है जिसमें जो वो इंटरेस्ट है वो कौन सी सम पे देना होता है? एक तो चले आपने जो क्लेम रिलीफ आपने जो क्लेम किया है या जो किसी भी सम, प्रिंसिपल सम इस पे लिखा है किसी भी सम के ऊपर जहां पर कोर्ट कहता है कि जनाब ये क्या हुआ है कि ये पैसे मनी सूट है तो मनी अपनी वैल्यू को क्या करता है वो डी वैल्यू। मोहसिन खान साहब आपका माइक बार बार क्यों ऑन कर लेते हैं यार? क्वेश्चन पूछना होता है लेकिन कोई और दोस्त पूछ लेता है। अच्छा अच्छा, तो फिर माइक फौरन ऑफ कर लिया करें ना, फिर आप दोबारा आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। तो यहाँ पर वो क्या चीज होती है, यहाँ पर ये चीज होती है जनाब कि आपका कि जो भी मनी आप किसी भी सूरत में प्रिंसिपल अमाउंट है कुछ भी है तो मनी डी वैल्यू होती है खुद ब खुद। तो अगर आपका मुकदमा ज्यादा अरसा चल जाता है तो फ्यूचर जो आपकी डिग्री पास होने के बाद भी इंटरेस्ट रेट लगाया जा सकता है और डिग्री पास करने से पहले पुराने जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी इंटरेस्ट रेट लगाया जा सकता है। तो इंटरेस्ट किसी पर भी लगाया जा सकता है, ये कोई पर्टिकुलर अमाउंट इसके अंदर वो मेंशन नहीं होता। मोहसिन साहब अभी आप सवाल पूछें।